नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। अब बात यह है कि चाइना में एससीओ समिट तो कंप्लीट हो गया और उसके बाद पूरी दुनिया में सुर्खियां भी बनी, लेकिन आज फिर से सुर्खियां बनी। चाइना से ही जो तस्वीरें आई वो सुर्खियां बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के सर्वेसर्वा तीनों साथ में नजर आए और भी बहुत सारे मुल्क के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नजर आए। 26 मुल्क थे, लेकिन यहां पर इन तीनों की मौजूदगी या इन तीनों की तिकड़ी जो है ये चर्चा में क्यों बन गई और ट्रंप की आंखों में क्यों खटक गई, इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, चीन में पुतिन, किम, जिनपिंग साथ साथ क्या पक रहा है? क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। मेरा नमस्ते कह दें। आप सोचो पुनीत के किम जोंग उंग चीन में है और वो बाकायदा अपनी ट्रेन से आए हैं। उनकी जो ट्रेन है 20 घंटे का सफर करने 20 घंटे का सफ़र, वो कोई प्लेन से नहीं आए। पुतिन वहीं पे हैं, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री वहाँ पे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं और बाकी और कई और मुल्कों के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये चीन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है एक तरह से अमेरिका को भी, और एक तरह से चिढ़ाया भी है कि आप जो ये दुनिया में कहते हैं कि अगर अमेरिका नहीं होगा तो पूरी दुनिया मतलब जो है तबाह हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है। इवन वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका अगर ना हो तो दुनिया का कोई देश नहीं बचेगा, ये तक बोल दिया। तो चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच जाएगा और चाइना उसको बचाएगा, क्योंकि जो विक्ट्री डे परेड हुई वहाँ पे, जिस तरह के हथियार और मिसाइल दुनिया के सामने पेश की गई, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है और एक सीख लेने वाली भी है हमको भी, कि चाइना ने पिछले कुछ समय में जिस तरीके से जितने बड़े हथियार बनाए हैं वो लगभग अमेरिका और रूस के समकक्ष ही हैं। ये हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए। तो चाइना ने एक तरह से अपनी मसल पावर दिखाई है, पूरी दुनिया को दिखाई है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आएंगे इस पर कि इंडिया वहाँ पर नहीं नज़र आया और मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति वहाँ नज़र आते हैं, ये क्या बताता है? एक चीज़ मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कई देशों को इकट्ठा करना, उनके राष्ट्राध्यक्षों को बुला लेना और अपने हथियार दिखा देना, क्या ये एक मतलब पूरा ग्लोबली एक मैसेज पहुंचा रहा है, या फिर अमेरिका से बराबरी करने में चीन को बहुत वक्त लगेगा? क्योंकि अमेरिका ने बहुत काम किया है और चीन अगर ये दिखा रहा है तो क्या इतनी जल्दी वो ये इस मकाम को या एक दूसरा अल्टरनेटिव बन सकता है क्या? नहीं पुनीत, एक चीज़ समझिए, चीन की जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो कमाल की है। एक आज मैं ट्विटर पे ही पढ़ रहा था कि 1945 में जब चीन का जापान के साथ लड़ाई हुई, तो जब जापान के साथ लड़ाई हुई तो चीन के पास उस समय 27 एयरक्राफ्ट थे, और आज उसके पास, ऐसा दावा करता है चीन, कि 5th जनरेशन इंडिजीनियस टोटली चाइना में बने हुए फाइटर प्लेन से। और इवन चाइना तो ये भी क्लेम करता है कि हम F-35 को भी बीट कर सकते हैं। तो जिस मुल्क के पास 1950 में केवल 27 एयरक्राफ्ट हों, और वो भी पुराने टाइप के प्रोटोटाइप और बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो कुछ थोड़े बहुते बने थे उनमें से थे, और आज चीन ने जो अपनी ताकत दिखाई, जिसमें एक मिसाइल ये भी थी कि जो पृथ्वी के किसी भी कोने में पहुंच सकती है, यानी कि पूरी धरती जो है उसकी जद में है। अंतरिक्ष में भी वार करने वाली एक मिसाइल। अंतरिक्ष में तो खैर ऑलरेडी उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। हमने भी उसका पिछले साल उसका परीक्षण किया था। द पॉइंट इज़ कि चाइना ने जो रिवर्स इंजीनियरिंग की है हर क्षेत्र में, वो एक कमाल की है। आज चाइना का जो डोमेस्टिक जो डिफेंस का जितना भी जो वेपन्स बन रहे हैं, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ का, चीन का,
उसका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जो चाइनीज़ डिफेंस कंपनीज़ हैं, उन्होंने खूब पैसा भी बनाया है, खूब इन्वेस्ट भी किया है, और दुनिया के जितने भी बड़े वेपन हो सकते हैं उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको मेड इन चाइना बनाया है। तो ये एक वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक टेक अवे है फ्रॉम द विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे परेड से ये हमारे लिए सबके लिए बड़ा एक लेसन है कि चीन ने जैसी तरक्की की है वो भी हमें करने की ज़रूरत है। और ये वक्त का तकाजा है ख़ासतौर पे इंडिया के लिए कि एक तरफ आपके चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और तीसरी तरफ अमेरिका भी है जो आपको उंगली कर देता है या परेशान करता है। तो ऐसे समय में जब हमारे पे दबाव है तो हमें अब समझना पड़ेगा कि R&D साइंस इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो ठीक है, भारत के लिए संदेश है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि रूस जो है वो खुद अपनी एक ताकत, या इसके पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर कोई दूसरा खेमा खड़ा होगा तो वो रूस का खड़ा होगा, ये माना जाता था। लेकिन अब रूस चाइना के साथ खड़ा जो हो रहा है, ये इसके पीछे क्या है भाई? रूस की भी एक हसरत थी कि मैं ऑप्शन तो अमेरिका का बन जाऊं, लेकिन अब चाइना अगर बन रहा है और रूस उसको सपोर्ट कर रहा है, ये क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, कुछ चीज़ें आप सब कुछ नहीं कर सकते, उसका रियलाइजेशन होता है। तो रूस का रियलाइजेशन ये है कि मेरे पास अभी, देखिए उसके पास कई अभी रूस की दिक्कतें हैं। उसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो बहुत सारा काम वहाँ पे शुरू हो सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सके। ये बात अलग है कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल भंडार हो सकता है, गैस का भंडार हो सकता है, रेयर अर्थ मटेरियल हो सकते हैं, बट अभी उसका दोहन करने के लिए उतना ना पैसा है ना लोग हैं। तो रूस की प्रॉब्लम ये है। तो रूस को मालूम है कि अमेरिका के साथ जो टक्कर वो ले रहा था एज ए USSR, एज ए रशियन फेडरेशन, वो अभी नहीं ले सकता। वो काम कर रहा है चाइना ने इकोनॉमिकली जो ग्रोथ की है पिछले कुछ समय में वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो चाइना और रूस एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहते हैं ताकि वो अमेरिका का एक श्योर शॉट विकल्प हो। तो दोनों मुल्कों के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं उसका एक ही विलेन है और उसका नाम है अमेरिका। ठीक है, उसका नाम है अमेरिका। एक बात और आपको बताएं कि चाइना की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ बीते दिनों देखा गया था कि उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, और अब जिस तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, तो और जो पोजीशनिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग चाइना ने की है, उसको बूस्टअप मिला है और उसमें भी ग्रोथ देखी गई है। अच्छा, मैं ये चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ईरान के राष्ट्रपति पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, मसूद पेज़ेश्कियान, किम जोंग उन, पुतिन और जिनपिंग, ये 4-5 लोग जो हैं ये तो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाते, और ये सब मिले हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? और अमेरिका तो इससे जाहिर तौर पर परेशान होगा, नाराज़ तो नहीं होगा, जाहिर तौर पर उसको मालूम है कि उसकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन आपने बताया, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल वही है कि जो हम ये मान के चलें कि एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ कुछ फॉर्मर सोवियत यूनियन के देश हैं। इसमें जापान नहीं है, इसमें अमेरिका नहीं है, इसमें विक्ट्री डे परेड में बात करें तो इंडिया भी नहीं है, और इसमें अगर हम और बात करें तो इसमें नेपाल है, इसमें मलेशिया है। तो ये तमाम वो मुल्क हैं जो कहीं ना कहीं चीन के इन्फ्लुएंस में है और चीन इन्फ्लुएंस करना भी चाहता है। और दूसरी बात ये है कि चीन का पूरा जो गेम प्लान है पूरी दुनिया में, जो उसने वन बेल्ट वन रोड जो रोड बनाया था, उसका जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग थी पूरी इटली तक उन्होंने एक रोड बनाने की जो परिकल्पना की है, चीन का प्लान यही है कि अगले 20-30 सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, अमेरिका का दबदबा ख़त्म हो जाए और केवल अमेरिका एक मिलिट्री पावर बन के रह जाए, पूरा का पूरा इकोनॉमी हमारे पास हो। और एक दिन वो आए कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक पावर है वो जैसे ही कोलैप्स होगी
तो एज ए कंट्री यूएस मिलिट्री पावर वो भी धराशायी हो जाएगी। तो चीन ने जो, जैसा मैंने पहले बताया कि अपना एक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई, अब उसका वो प्रभाव डालना चाहता है रूस पर और साउथ एशियन कंट्रीज़ पर और फॉर्मर सोवियत कंट्रीज़ पर, नेपाल पर भी, पाकिस्तान पर भी, तमाम ऐसे मुल्कों पर, मलेशिया पर, तमाम ऐसे मुल्कों पर वो असर डालना चाहता है। क्योंकि एससीओ एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कंट्री है जिसकी पहल पे ये एससीओ बना तो वो बीजिंग है, शंघाई कॉरपोरेशन, इसका नाम भी शंघाई से है। तो ये अमेरिका का विकल्प बनने की तैयारी है। और आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत के साथ वो क्या धमकी चल रही है, वो एक अलग लेवल का गेम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीन को कोई धमकी नहीं दे रहे। अच्छा, ये चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप चीन को धमकी नहीं दे रहे हैं, वो जान रहे हैं, ताकत भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि भाई चीन को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, वो ये भी कहते हैं। इसके इतर एससीओ में इतनी ताकत दिखाने की ये पूरी दुनिया को एक सीधा मैसेज है। चाइना ने दिखाया भी कि जिस तरीके से उनका अटायर था शी जिनपिंग का, वो भी एक मैसेज दे रहा था, माओ की याद दिला रहा था। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सब हुआ, भारत एससीओ में तो गया लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं था, प्रधानमंत्री गए लेकिन लौट आए, क्यों नहीं उन्होंने इसमें हिस्सेदारी निभाई? नहीं, ये तो चाइना का डिसीजन होता कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे हो, तो बुलाए शायद। मुझे एससीओ के देश गए हैं तो शायद नहीं ऐसा नहीं, ये अलग था, ये दोनों इवेंट बिल्कुल अलग थे। एससीओ का इवेंट अलग था और ये जो विक्ट्री डे परेड है ये बिल्कुल अलग है, तो दोनों इवेंट्स अलग थी। तो आप इनको मतलब एक इंडिया की तरफ से एक मैसेज भी हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है इनवाइट आया हो लेकिन नहीं गए हो, क्योंकि एक मैसेज है कि भाई चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते हैं अभी उतने प्रगाढ़ नहीं हुए। नहीं, उसका मैसेज ये भी है कि जापान बेसिकली विक्ट्री डे जो मनाया जाता है जापान को हराने पर मनाया जाता है। जापान से अभी जापान से जो हमारे संबंध हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, तो इसलिए वो नहीं मनाया गया। तो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जापान के साथ चूँकि हमारे संबंध अच्छे हैं, तो उस विक्ट्री डे परेड में हम इंडिया अगर शामिल होता तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारा सहयोगी है जापान, उसके साथ रिश्ते थोड़े से ख़राब हो सकते थे। और अभी इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट के अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की बात प्रधानमंत्री कह ही चुके हैं। कुल मिलाकर आज हमने समझा कि जो विक्ट्री डे परेड है उसके मार्फत, उसके ज़रिए चीन क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि कुछ खिचड़ी तो पक रही है, उन्हें मेरा नमस्ते करना, ट्रंप ने ये कह दिया है। लेकिन बात क्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, या फिर जो सताए हुए हैं अमेरिका के, वो जब चीन के पाले में खड़े हुए हैं तो क्या कुछ नया गेम होने वाला है आने वाले दिनों में, और ट्रंप इस गेम का जवाब कैसे देंगे, इसको देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। बहुत धन्यवाद।